हेलो दोस्तों, 11 मई को 5 जजेस की बेंच ने दिल्ली के मुद्दे पर एक जजमेंट दिया था जो पावर सेपरेशन पर बेस्ड था, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुकाबले ज़्यादा शक्ति रखने वाला बताया। और उन्होंने कहा कि जो सेंटर है उसके पास सिर्फ 3 मुद्दों पर ताकतें हैं: पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, और बाकी सारी ताकतें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। 8 दिन के भीतर ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस ले आई। बेहतर होता ऑर्डिनेंस अगर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के बाद आता। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, क्या दिल्ली का यह ऑर्डिनेंस संवैधानिक है या असंवैधानिक, एग्जीक्यूटिव के पास इस मुद्दे पर क्या ताकतें हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकतें हैं। इस मुद्दे को हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद इन सारी जानकारी के बेस पर हम दिल्ली के ऑर्डिनेंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि वह संवैधानिक है या असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ नाम में ही सुप्रीम है, बाकी सुप्रीम तो भारत का संविधान है। हमारा देश एक संसदात्मक प्रणाली वाला राष्ट्र है, फिर भी हमारी संसद के पास ब्रिटेन की संसद जैसी ताकत नहीं है कि वो किसी मर्द को औरत और औरत को मर्द बना दे। हर एक संस्था को, हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन की डिफाइंड बाउंड्री के अंदर वर्क करना होता है और इसी आइडिया को संविधानवाद का आइडिया कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया कहा गया। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भारत की संसद पलट भी सकती है या नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत में होने वाला एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात करते हैं इस वजह से हमें साहबानों का जजमेंट याद आता है। मेरे ख्याल से 10 से 20 ऐसे केसेस होंगे जो मुझे याद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जलीकुट्टी के मामले में, वोडाफोन के मामले में, एनिमे प्रॉपर्टी के मामले में, प्रमोशन के मामले में संविधान का संशोधन किया गया, कोई आम लॉ नहीं लाया गया। इवन अगर मैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रथम संवैधानिक संशोधन की बात करूं तो वह दोराईराजन के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था, जिसमें रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन किया गया था। संसद ने इस मामले में संवैधानिक संशोधन करके एक नया क्लॉज ही ऐड किया कि अंडर प्रिविलेज लोगों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन समानता के अधिकार का हनन नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस मुद्दे पर संसद कानून बना सकती है उन सभी मुद्दों पर सरकार अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 123 के तहत लेकर आती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। अब जाहिर है इस मामले में संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो सरकार को अध्यादेश लाने का भी अधिकार है। अब ये ऑर्डिनेंस 8 दिनों के भीतर ही आया और बहुत स्पीड से आया और इसकी प्रियम्बल बहुत लंबी है। वेयरएज करके एक बहुत ही लंबी प्रियम्बल गढ़ी गई है। अब सवाल ये उठता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को किस तरह पलट सकती है। समझिए इस बात को, किसी विद्यार्थी का किसी एग्ज़ाम में 33% नंबर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेल डिक्लेयर कर दिया। अब संसद किसी भी तरीके से उस विद्यार्थी को पास नहीं घोषित कर सकती है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेस न चेंज कर दे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेस यहाँ पर है कि पास होने के लिए 33% लाना आवश्यक है। संसद ये कानून ला सकती है कि पास होने के लिए सिर्फ 30% नंबर आवश्यक हैं, तो वह विद्यार्थी जिसके 33% नंबर आए हैं वह अपने आप ही पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलने के लिए उन फैसलों का बेस चेंज करना पड़ता है और अगर बेस चेंज किए बिना उनके फैसलों को बदला जाता है तो इसे प्रेजेंट ओवर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर संसद ने बेसिस चेंज कर दिए हैं तो संसद का अधिकार है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। एग्जाम्पल के तौर पर उत्कल कंस्ट्रक्टर 1987 का मामला याद आता है, जिसमें उड़ीसा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फॉरेस्ट प्रोड्यूस कंट्रोल ऑफ ट्रेड एक्ट 1981 को स्ट्राइक डाउन किया था। और जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इनफेक्टिव किया जा सकता है लेजिस्लेचर पावर का इस्तेमाल करके, बाय रिमूविंग द बेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। आपको पता होना चाहिए ये वैलिडेशन ऑफ लॉ का एक वेल नोन तरीका है। इवन संसद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस के ऊपर भी अध्यादेश ला सकती है, उसके ऊपर कानून बना सकती है। और संसद तो बहुत बड़ी बात है, राज्य की सरकारें भी इसके ऊपर कानून ला सकती हैं। पृथ्वी कॉटन मिल का 1969 का जजमेंट था। कोर्ट में रिट्स पड़ी थी, पेंडिंग थी टू वैलिडेट अ टैक्स, और गुजरात असेंबली एक वैलिडेशन लॉ लेकर चली आई और उसके बाद कोर्ट ने इसे भी वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर माना। इसका मतलब ये समझना कि कोई केस पेंडिंग है, कोई केस सब जुडिस है, तो उसके बाद संसद उसके ऊपर कानून नहीं बना सकती है, तो ये लॉ की गलत अंडरस्टैंडिंग है। इवन संसद का तीसरा बड़ा अधिकार ये है कि वो एक फिक्शन क्रिएट कर सकती है। मतलब जो चीज़
हो भी ना, वो ये चीज एज्यूम करवा सकती है कि ये चीज भी हयात में है, और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों में ये मानना पड़ेगा, वो उस इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इमेजिनेशन को संसद के ऊपर थोप नहीं सकती है, बल्कि संसद की इमेजिनेशन के हिसाब से वो सोच कर उसके बाद फैसलों को एनालाइज करती है। अब एनालाइज करते हैं दिल्ली के मुद्दे पर आए हुए इस ऑर्डिनेंस को। सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस ने ये कहा कि चाहे जो भी डिक्री हो, ऑर्डर हो, जजमेंट हो, दिल्ली की असेंबलीज की जो पावर होंगी वो इस ऑर्डिनेंस से चलेंगी। इसका मतलब ये एक क्लॉज आ गया साफ तौर से कि ये ऑर्डिनेंस लाया ही गया है 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए। पॉलिटिक्स में परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, और परसेप्शन में सिग्नल ये गया कि फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों की पावर के ऊपर ये ऑर्डिनेंस अंकुश लगाता है। फिर एलजी की पावर के बारे में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के सेक्शन 41 में जहां ये शब्द आया था कि वो गवर्नर एक्ट करेंगे इन हिज डिस्क्रिशन, उन शब्दों को बदल दिया गया। उनकी जगह पर लिखा गया इन हिज सोल डिस्क्रिशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की एडवाइस पर वर्क करेंगे। इस वजह से शब्द आया सोल डिस्क्रिशन। ऐसा लगता है कि बेसिस चेंज कर दिए गए, और अगर सच में बेसिस चेंज कर दिए गए हैं तो इस कानून को वैलिड खुद सुप्रीम कोर्ट मानेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक और बुनियाद थी जिसमें उसने डेमोक्रेसी के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात की और उसे एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि देश की हर एक यूनियन टेरिटरी सेम तरीके से ट्रीट नहीं की जा सकती है, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और इसके साथ साथ असेंबली भी है, तो ये स्टेट की तरह ज़्यादा वर्क करेगी और सेंट्रल के पास दिल्ली के ऊपर वो कंट्रोल नहीं है जो और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है। ऑर्डिनेंस ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेस को काउंटर करने के लिए कहा कि यूनियन टेरिटरी यूनियन गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, और दिल्ली असेंबली हुई तो क्या हुआ, वहाँ पर होने वाले फैसले राष्ट्रीय महत्व के फैसले होते हैं, उससे देश की इंटरनेशनल इमेज पर असर पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। इस वजह से केंद्र सरकार का और राष्ट्रीय सरकार का उसमें दखल होना चाहिए। बेसिकली ये बात कही जा रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये समझना कि वो इलेक्टेड नहीं है, इस वजह से उसकी पावर नहीं है, ये बात सरासर गलत है। बल्कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, इलेक्टेड सरकार का नॉमिनी है दिल्ली में, यानी कि केंद्र सरकार का नॉमिनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की बुनियाद रीजनल एस्पिरेशन को बनाया था। क्या इस ऑर्डिनेंस ने सुप्रीम कोर्ट के इस बेस को पलट दिया? अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच उसे देखेगी। मुझे नहीं लगता कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान इस मामले को कोई बेंच सुनकर उसके ऊपर स्टे लगाएगी, और अगर ये मामला संविधान पीठ के पास वापस गया तो मेरे ख्याल से फिर से 4-5 साल लगेंगे फैसले आने में। आमतौर पर जब कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, तो उसकी संवैधानिकता की प्रिजम्पशन होती है। जैसे मैंने फिक्शन वाले मामले में बताया, कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये कानून संवैधानिक है, ये ऑर्डिनेंस संवैधानिक है। दिल्ली सरकार को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनेंस असंवैधानिक है, साबित करना होगा कि किस तरह असंवैधानिक है। क्योंकि वास्तव में बात ये थी कि पार्लियामेंट को दिल्ली के मामले में कानून बनाने का अधिकार तो है, एक विंडो तो थी। सरकार को इस ऑर्डिनेंस को लाने का अधिकार था, क्योंकि कोई ऐसी अथॉरिटी थी नहीं जो सिविल सर्विसेज के ट्रांसफ़र पर आधारित हो। अब वो अथॉरिटी बनाई गई है और अब इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर एक वॉइड था और उस वॉइड को इस ऑर्डिनेंस ने फिल करने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आपने जो अथॉरिटी बनाई उसमें मुख्यमंत्री जो है वो अल्पमत में हो जा रहा है, तो क्या उसके अंतर्गत काम करने वाला होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को ओवररूल कर देगा? क्या ये जो अथॉरिटी बनी है, क्या हम इसे पूरे देश के और राज्यों पर लागू कर सकते हैं? ये वो प्रश्न होंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतज़ार होगा। और बड़ा सवाल ये है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ब्यूरोक्रेट मंत्री को रिस्पॉन्सिबल हों, मंत्री विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल हों, और विधानसभा देश के लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो। वो 3 चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हैं, कहीं ऑर्डिनेंस ने उनका बेस तो ठीक से नहीं हटाया। अगर कोर्ट ने ऐसा माना तो फिर इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। हमको कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन सरकार को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो इस ऑर्डिनेंस को लाएं।
क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 239 AA में सर्विसेज के मामलात में क्लैरिटी पूरी नहीं है और उस क्लैरिटी को लाने का संसद को पूरा अधिकार है। और अगर संसद को उस मामले पर क्लैरिटी लाने का अधिकार है तो सरकार को उस मामले पर ऑर्डिनेंस बनाने का भी अधिकार है। द सेल्फ लर्नर का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हो सकता है यहाँ पर दी हुई मेरी बुक क्लब सीरीज़ पसंद आए, उसे जाकर आप चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।